नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आजकल प्रलय मिसाइल्स की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, खासकर से अभी जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे क्लैश हुआ है, इसके बाद इंडियन आर्म फोर्स ने इसे एक्वायर करने का मूड बनाया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एएनआई का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है इंडियन फोर्स एक्वायरिंग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट एट 150 टू 500 किलोमीटर। इस मिसाइल्स को एक्वायर करने के लिए जो एडवांस लेवल का प्रपोजल है वो दिया जा चुका है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो अभी लेना बाकी है। और अगर फाइनली हमारी जो आर्म फोर्स होगी, खासकर से आर्मी, इस चीज को एक्वायर कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इंडिया की रॉकेट फोर्स बनने की ओर। एक तरीके से ये माइलस्टोन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। रॉकेट फोर्स क्या है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जाके वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रलय मिसाइल्स के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में, इसकी जो रेंज है वो तो यहाँ से आप लोग को पता चली गई होगी, 150 से लेकर 500 किलोमीटर को, लेकिन बाकी इसके क्या फीचर्स है, साथ ही साथ जो आप लोग ने बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा, क्रूज मिसाइल सुना होगा, ये जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये क्या होता है, ये भी आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत कुछ इससे रिलेटेड चीजों के बारे में आप लोग को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि इंडिया का जो के सीरीज का मिसाइल है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? आपका जो ऑप्शन है वो है के कामराज, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या फिर एल के अडवाणी। इसका जवाब मेरे को दीजिए कमेंट में, और इसका सही जवाब के लिए एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रलय मिसाइल जो है ये एक कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा ये डेवलप की गई है। देखो, ऐसे क्या होता है ना कि मिसाइल से लॉन्च करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा काम करना होता है, उसमें जो फ्यूल्स है वो लोड करना पड़ता है, उसकी पूरी प्रिपरेशन होगी, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो जब लॉन्च करना होता है तो उससे पहले या तो इसकी तैयारी कर ली जाती है, पूरा सब कुछ प्रिपेयर करके रखा जाता है, या फिर हम लोग को पता होता है कि फाइनल ऑर्डर के बाद हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा इसको लॉन्च करने में। लेकिन जो कैनिस्टराइज वर्जन होता है, इसका मतलब ये इसको पूरी तरीके से फ्यूल जो है वो लोड करके या फिर बाकी भी जो प्रिपरेशन होती है वो सब करके एक कवर की तरह समझ लो आप लोग, उसमें इसको पैक कर दिया जाता है, और जब इसको यूज करना हो तो तुरंत उसको खोला जाता है और उसी से इसको लॉन्च कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कैनिस्टराइज वर्जन। कैनिस्टराइज वर्जन में होता क्या है, इससे टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, तुरंत इसको लॉन्च किया जा सकता है फाइनल ऑर्डर के बाद। और दूसरा इससे ये फायदा होता है कि कैनिस्टराइज वर्जन को आप लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसका मिसाइल पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए इस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और कभी भी जब भी हम लोग को इसको लॉन्च करना हो तो किसी भी जगह पे ले जाके इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये फायदा होता है कैनिस्टराइज वर्जन का। उसके बाद टैक्टिकल वर्ड यहाँ पर आया है। देखो, टैक्टिक्स का क्या मतलब होता है, आप लोग को ऐसे भी पता होगा कि आपका कोई मान लो बड़ा गोल है, उस चीज को अचीव करने के लिए आप कोई ट्रिक लगाते हो, कोई चीज करते हो, तो उसको कहा जाता है टैक्टिक्स। यही चीज होती है मिसाइल्स में भी। टैक्टिकल मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती है जिनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता, बहुत लिमिटेड इनका जो इम्पैक्ट होता है वो होता है, इनका रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी पे ये मिसाइल अगर मार देते हो तो आसपास की पूरी आबादी ही खत्म हो जाएगी, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस मिसाइल को तब यूज किया जाता है जब दुश्मन के जो वॉर एफर्ट्स है उसको कमजोर करना हो, या फिर उसका जो भी काम हो उसको रोकना हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी पुल का इस्तेमाल करके आर्मी को कोई सप्लाई भेजा जा रहा हो तो उस पुल को ही डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि खाना पानी या फिर बाकी सामान आर्मी के पास ना पहुंच सके, इसके लिए इस्तेमाल होता है टैक्टिकल वेपन्स। आप लोग अक्सर सुनते होंगे पाकिस्तान के मंत्रियों को ये कहते हुए हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लो कि वहां के जो मंत्री होते हैं सब, वो कितना ज्यादा ज्ञानी होते हैं, कितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वहां से वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे भी तो वो पाकिस्तान में ही जाके गिरेगा। तो टैक्टिकल वेपन्स आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनका जो रेंज होता है वो भी बहुत कम होता है, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, और छोटे छोटे अटैक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देना हो गया, किसी पुल का, किसी रोड का डिस्ट्रक्शन करना हो गया, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। फिर सरफेस टू सरफेस आप लोग को पता ही होगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है। देखो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देखो, यहाँ पर पूरा जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो रेंज का जो कैटेगराइजेशन है वो लिखा है। इसमें जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो ये है, आप लोग पूरा ये कैटेगराइजेशन ही देख सकते हो, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये सारे रेंजेस है। इस रेंज के अंदर होगा तो मीडियम रेंज कहलाएगा, इस रेंज के अंदर होगा तो शॉर्ट रेंज कहलाएगा। और
और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, ये क्या होता है कि इनको जब लॉन्च किया जाता है तो ये पहले सीधे जाती हैं ऊपर आसमान में, फिर वहां से ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके दोबारा जमीन पे आने लगती हैं और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल्स में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती हैं, ये पूरे टाइम तक गाइडेड रहती हैं। यानी कि जिस टारगेट पे आप लोगों ने इसको लॉक कर दिया, ये उसका पीछा करने लगेंगी। अगर वो अपनी लोकेशन बदल देता है तो ये भी अपनी लोकेशन उसके डायरेक्शन में बदल देंगी। आप लोग अक्सर हॉलीवुड की मूवियों में इस तरह की मिसाइल्स को देखते होंगे। ये मिसाइल्स तभी रुकती है जब ये अपने टारगेट को या तो हिट कर ले या फिर किसी और चीज से गलती से ये स्ट्राइक कर जाए और फिर ये ब्लास्ट हो जाए। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि शुरुआत में ही आप लोग को जो टारगेट है वो फिक्स कर देना होता है। अगर टारगेट जो है अपनी लोकेशन से हट गया उतने टाइम तक तो फिर ये कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर भी मिसाइल उसी जगह पे जाके हिट करेगी और टारगेट जो है वो बच जाएगा। मेजर जो डिफरेंस होता है वो इनके ट्रेजेक्ट्री में होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो पहले हाइट पे जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है, फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे आके वो अटैक करती है। जबकि ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है इनके अंदर जेट इंजन लगा होता है, ये उसी के द्वारा प्रोपेल की जाती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया। लेकिन अब जो प्रलय मिसाइल है इसके लिए एक नया टर्म यूज किया जा रहा है, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। अब सेमी बैलिस्टिक का क्या मतलब है कि ये जो बैलिस्टिक का प्रोसीजर है वही फॉलो करेगी, लेकिन ये एक तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, दूसरा इसमें पार्शियल मैन्युवरिंग भी होगा। यानी कि इसको लॉन्च करने के बाद जो टारगेट है वो अपनी जगह से हट भी जाता है तब भी ये टारगेट को फॉलो करेगी और टारगेट को ही हिट करेगी। तो जो इसका पाथ होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल का ही होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस ही में ये जाके हिट करेगी। लेकिन इसके अंदर एक तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी ये, और वो नहीं होगा वो क्रूज मिसाइल का फीचर इसमें होगा। दूसरा होगा कि ये इस बाद में अपना डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकती है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। अब इससे फायदा यह है कि प्रलय क्योंकि लोअर बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा मेंटेन की जा सकती है, इसलिए ये और लीथल बन जाती है। इसके जो टारगेट होगा उसको पहली बात तो ज्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने का और तुरंत ये जाके उसको हिट कर देगी। और एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो जब तक इसको डिटेक्ट ही करेगा तब तक ये हिट कर चुकी होगी। तो कहने का मतलब है स्पीड एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इसकी वजह से, इसके क्वासी या फिर सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से। अब प्रलय मिसाइल जो है ये बाकी मिसाइल्स हो गई, जैसे कि के सीरीज की सबमरीन मिसाइल हो गई, प्रहार हो गई, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल हो गया, इन सब की जो टेक्नोलॉजी है उसको अमेलगेट करके बनी हुई है। 2015 में इसको बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था। टोटल 332 करोड़ उस समय दिए गए इस प्रोजेक्ट के लिए। इसकी अगर फीचर्स की हम लोग बात करें तो 5 टन के आसपास इसका वेट होगा, प्लस 370 से लेकर 700 किलो का जो वॉरहेड है उसको लोड करके इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अगर इंजन की बात करें तो 2 स्टेज रॉकेट मोटर इसमें लगे होगा, प्लस 3rd स्टेज पे MORV इसमें लगा होगा और सॉलिड फुल प्रोपल्शन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। रेंज जैसे कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया, 150 से लेके 500 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 मैक से लेके 1.6 मैक की होगी। इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, बेसिकली रेडार सिस्टम हो गया, एनिमी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, उसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम हो गया, एडवांस एयरफील्ड जिसमें कन्वेंशनल वॉरहेड लगे होंगे, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्टिकल मिसाइल्स का देखो यहाँ पर आप लोग को आई थिंक मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। टैक्टिकल मिसाइल्स का मतलब ही यही होता है, ये एनिमी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए या सारे एनिमीज को खत्म कर देने के लिए, उन सब के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है। वो होता है स्ट्रेटेजिक वेपन। जब आपको बहुत ज्यादा हैवी लॉस पहुंचाना हो, हैवी डैमेज पहुंचाना हो, तब यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक वेपन को। जो टैक्टिकल वेपन्स होता है वो यही होता है कि जो उसके वॉर एफर्ट्स है गए या फिर जो सप्लाई की लाइन हो गई, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, इसको डिस्ट्रक्शन करना हो गया, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टैक्टिकल वेपन्स का। अब इंडिया का क्या सिस्टम है, हमारी पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन को लेके नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम लोग पहले का भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे नहीं। अब ऐसे में होगा क्या कि हम लोग के पास जब हमारी ये पॉलिसी है तो कन्वेंशनल मिसाइल जो होती है उनका एक बहुत बड़ा खेड़ा होना चाहिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हो गया या फिर थ्रेट को एग्जिस्ट करने से पहले ही उसको खत्म कर देने के लिए हो गया। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल है हम लोग के पास, बाकी भी जो बहुत तरीके की मिसाइल्स है जैसे कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गई, अग्नि 1 2 3 4 5 फिर पी और ये सब हो गए, शौर्य मिसाइल्स हो गई, प्रहार हो गया, ये सब मिसाइल्स तो है हमारे पास। लेकिन ये सारी मिसाइल्स वो हैं जो इंडिया दोनों के लिए यूज कर सकता है, कॉन्वेंशनल वॉरहेड लगा के भी यूज कर सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के भी यूज कर सकता है। ऐसे में एक तो मैंने आप लोग को बताया कि क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन कर रखी, इसलिए हम लोग के पास कन्वेंशनल मिसाइल्स जो है वो होने चाहिए अच्छे नंबर में। अब सवाल आप लोग को मन में ये आ सकता है कि ये जो मिसाइल्स है ये तो ऑलरेडी कन्वेंशनल वेपन्स के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो फिर प्रलय की क्या जरूरत होगी। देखो मान लो इन्हीं में से कोई एक मिसाइल अग्नि ही ले लेते हैं, उसमें कन्वेंशनल वॉरहेड लगा के इंडिया लॉन्च करता भी है चाइना की ओर, तो फिर होगा क्या, जरा उसको सोचो।
चाइना को तो पता नहीं है कि इंडिया ने कन्वेंशनल वॉरहेड लगाया या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया है। हो सकता है चाइना मिस्टेकन कर जाए कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर रहा है हम लोग पे। हालांकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग ने साइन की है, लेकिन शब्दों की कितनी अहमियत रह जाती है, कुछ नहीं। इसलिए हो सकता है कि चाइना को लगे कि हम लोग पे न्यूक्लियर अटैक हो चुका है और वो भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे। फिर इंडिया क्या करेगा कि इंडिया कहेगा कि चाइना ने हम लोग पे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया, अब हम लोग भी उस पे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेंगे। अब इससे हुआ क्या कि बिना बात के दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर जो है वो छिड़ गई, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। इसीलिए एक मिसाइल ऐसी होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल केवल कन्वेंशनल अटैक के लिए किया जाए, और यहां पर फिर प्रलय का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गई प्रलय की। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल होगी या फिर कोई और मिसाइल होगी, वो इंडिया रेगुलर यूज करने लगता है अपने इस तरीके के यूज के लिए जो प्रलय मिसाइल का करने वाला है। तो उसमें होगा क्या, ये सब मिसाइल जो है ना ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इनके फीचर्स भी उस लायक है, काफी एडवांस फीचर है, इसमें अलग खासियत है इन मिसाइल्स की। हालांकि प्रलय मिसाइल्स भी किसी मामले में कम नहीं है किसी मिसाइल से, लेकिन ये सब मिसाइल जो है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है प्रलय मिसाइल से। अगर इंडियन आर्मी को यही दे दिया जाए, ब्रह्मोसी मिसाइल दे दिया जाए कि तुम खुला इस्तेमाल करो जब भी तुमको थ्रेट लगे, या फिर अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल यूज करो, तो होगा क्या कि सारा जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो ब्रह्मोस मिसाइल में ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी 50 से 60% इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो सैलरी और पेंशन में ही जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे मिसाइल जो कि चीप हो रिलेटिवली, इनको ज्यादा नंबर पे एक्वायर किया जा सके, उनका भी होना जरूरी है इंडिया के पास, और यहाँ पर फिर प्रलय मिसाइल जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ओके, तो ये सब रिक्वायरमेंट कह लीजिए या नीड कह लीजिए या इंपॉर्टेंस कह लीजिए, वो है प्रलय मिसाइल। अभी जो है इस पे काम चल रहा है। लास्ट ईयर ठीक आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 23 दिसंबर को, इसका जो सेकंड टेस्ट है वो हुआ था, और इसका जो पहला टेस्ट है वो इसके एक दिन पहले यानी 22 दिसंबर को हुआ था। ओके, तो देखते हैं कब तक इस पे जो पूरा काम है वो कंप्लीट होता है और कब इसको इंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्स में। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस चीज को ये कहा जा रहा है कि इसको अगर इंडक्ट कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इंडिया की रॉकेट फोर्स बनने की ओर। और क्यों, वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, क्योंकि ये चीप है और रॉकेट फोर्स को बनानी है तो ऐसी ही हम लोग को मिसाइल चाहिए। हालांकि बाकी मिसाइल्स भी होनी चाहिए जो ज्यादा डेडली हो, कॉस्टली हो भले, लेकिन ज्यादा डेडली हो, लेकिन ज्यादा नंबर पे मिसाइल्स हम लोग को चाहिए, और ज्यादा नंबर पे मिसाइल्स हम लोग वही एक्वायर कर सकेंगे जो थोड़ा चीप हो। बाकी इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहाँ खत्म गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।